ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है? ओके। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है चैप्टर 1 में? आगे आगे आ जाओ, पीछे क्यों बैठ रहे हो इधर? फर्स्ट बेंच, सेकंड बेंच, आगे आ जाओ, आगे पीछे पीछे क्यों बैठ रहे हो तुम? आगे आ जाओ। नहीं नहीं, मैं जैन आदमी हूँ, मैं मांसाहार नहीं खाता, खाऊंगा नहीं किसी को, टेंशन मत लो तुम। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स। गौरी हेल्प करना, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स? वांट्स आर अनलिमिटेड, डिफर विथ एज, डिफर विथ जेंडर, रिकरिंग इन नेचर। हाँ, culture differs due to culture, seasons, preferences, gender. Okay. सेकेंड क्वेश्चन, रुद्रेश क्या बनेगा? क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स। तो व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स? इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, इंडिविजुअल, कलेक्टिव, नेसेसिटी, कंफर्ट, लग्जरी। और कुछ है क्लासिफिकेशन? चलो, थर्ड क्या बनेगा? हाँ, वैल्यू। तो वैल्यू हमारे पास में तीन टाइप्स की वैल्यू होती है, वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन एक्सचेंज एंड वाटर डायमंड पैराडॉक्स। ओके, तो थर्ड कॉन्सेप्ट इज माय वैल्यू। फोर्थ कॉन्सेप्ट, वेल्थ। तो सर अगर किसी भी चीज को मुझे वेल्थ बोलना है तो उसे कौन कौन सी चीजें हो, उसके पास कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, मतलब व्हाट क्वालिटीज शुड वन थिंग possess टू बी नेम्ड एज अ वेल्थ? स्केर्सिटी होनी चाहिए, यूटिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसफरेबिलिटी होनी चाहिए और एक्सटर्नैलिटी होनी चाहिए। परफेक्ट। चलो, तो भाई तुमने बोला वेल्थ। ओके, और फिर कुछ है ना? क्या नहीं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग? अरे बेशर्मो। हाँ, ENTER। RE है कि नहीं है? RENE। सही है गलत है? गलत है? क्या बात कर रहे हो? ये गलत है? तो ER नहीं होना, क्या होना चाहिए? FR। एंटरप्रेन्योर नहीं है, एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर हम बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं हम उसको, बट एंटरप्रेन्योर होता है, वही होता है। स्पेलिंग एरर्स बहुत बार इसी में होती है। चलो ठीक है। लैंड पे क्या मिलेगा? रेंट। लेबर पे क्या मिलेगा? वेजेस। कैपिटल पे क्या मिलेगा? हैं? क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। माँ कसम, क्या बोला तुमने? हाँ। और एंटरप्रेन्योर को पे क्या, उसका क्या मोटिव होता है? प्रॉफिट। अच्छा, और कोई कॉन्सेप्ट है क्या? कोई कॉन्सेप्ट बची क्या इसमें और? नहीं? क्या बात कर रहे हो? गौरी को कुछ बोलना है? गौरी बोलेगी बोलूंगा तो पूछ लेगा आदमी, नहीं बोला हुआ बेटर है। अरे होगा ना, कुछ तो होगा लास्ट का। और अरे माइक्रो खत्म हुआ, मैक्रो नहीं हुआ क्या? मैक्रो बचा है ना अभी भी। हाँ हाँ, PI और PDI। चलो, PI क्या होता है? PDI क्या होता है? पहले क्या होगा? PDI, बाद में क्या होगा? पहले होगा PI, बाद में होगा PI से PDI में जाना है तो क्या सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा? टैक्सेस मत बोलो, टैक्सेस तो बहुत टाइप के, डायरेक्ट टैक्सेस। अरे टैक्सेस तो बहुत टाइप के ना, बहुत टाइप मतलब कितने टाइप के? क्लास ब्रॉड कैटेगरी कितनी है? 2। कौन कौन से? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल
इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल जीएसटी। क्लियर? ये हो गया भाई माइक्रो, MI, जो डील करता है पूरे नेशन एज होल, वर्ल्ड एज होल पे। क्या नहीं है? यही तो होता है माइक्रो। अच्छा वो मैक्रो होता है, तो माइक्रो इंडिविजुअल से डील करता है, मैक्रो किससे डील करता है? टोटल इकोनॉमी एज अ होल। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेरा आने वाला है मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक ही कॉन्सेप्ट है, कौन कौन सा है? हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसमें क्या क्या? इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम, सेविंग्स, ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल मतलब साइकिल क्या होता है? ट्रेड साइकिल का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड साइकिल? अगर इफ यू वांट टू डिफाइन ट्रेड साइकिल इन अ सिंगल वर्ड, बिजनेस अप एंड डाउन या बिजनेस फ्लक्चुएशंस। ट्रेड साइकिल का मतलब होता है बिजनेस फ्लक्चुएशंस। ओके, और इकोनॉमिकल ग्रोथ और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक कौन सी चीज क्वालिटेटिव होती है? इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। कौन सी चीज क्वांटिटेटिव होती है? इकोनॉमिक ग्रोथ। कौन सी चीज होने पर सेकंड चीज होनी जरूरी नहीं है? सर इकोनॉमिक ग्रोथ होने पर डेवलपमेंट होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर डेवलपमेंट हुआ है तो अल्टीमेटली ग्रोथ कहीं ना कहीं हुई ही होगी। समझ में आया? क्योंकि अगर आपकी क्वालिटी बढ़ी, इसका मतलब क्या है कि अगली बार से आपके इन्वेस्टमेंट्स बढ़ने वाले, तो क्वांटिटी अल्टीमेटली बढ़ने वाली है। लेकिन जस्ट बिकॉज आपने सिर्फ ज्यादा सस्ता माल बेचना शुरू कर दिया, दैट डजंट मीन कि कस्टमर वापस आपका प्रोडक्ट खरीदने भी वाला है। एक बार बेच दिया आपने, नया नया था इसके लिए, लेकिन जब कोई इसको कस्टमर यूज करेगा तो बोलेगा बकवास प्रोडक्ट है, अगली बार वापस नहीं लेगा। लेकिन अगर क्वालिटी प्रोडक्ट दोगे तो भले अगली बार प्राइस सेम भी रखोगे या महंगा भी करोगे, फिर भी वो प्रोडक्ट लेगा। समझ में आया? जैसे लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, कोई एक नया रेस्टोरेंट खोला, ओपनिंग के दिन सबसे ज्यादा सेल होता है किसी भी रेस्टोरेंट का, होता है कि नहीं होता है? या किसी भी दुकान का ओपनिंग के दिन सबसे ज्यादा सेल होता है, क्यों? क्योंकि उसको पता है जो भी लोगों को हमने बुलाया है वो उस पीयर प्रेशर में खरीद तो लेगा कि अरे दोस्त की दुकान है, खाली हाथ थोड़ी जाएंगे। ओपनिंग पर आया तो भले छोटी सी चीज ले लेते, 1000 2000 5000 की चीज ले लेते, लेकिन वो चीज लेने के बाद में घर जाके देखता है कि क्या फटीचर चीज दिया, इसने 2000 रुपए दिया, साला 500 रुपए की भी चीज नहीं है, अगली बार वो वहां पे जाएगा क्या? तो क्वांटिटेटिवली उसका सेल बढ़ा, बट रिपीट कस्टमर्स आने वाले क्या उसके पास? दैट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ग्रोथ। क्लियर है? चैप्टर 1 है थोड़ा ग्रिप पे। चलो आ जाओ सेकंड चैप्टर। हाँ, मनी। समझ में आ रहा है तुमको? जीवन के 16 साल बाद, 16 साल 15 साल, कितने साल के हो तुम? 15 16, हाँ जो भी हो, 17 15 16 साल बाद तुमने घोर तपस्या करके 10वीं पास करने के बाद 11वीं में कॉमर्स लेने के बाद आज तुमको 16 साल के बाद में मनी पढ़ाया जा रहा है। नया है क्या तुम्हारे लिए? तुमको मालूम नहीं है क्या मनी क्या होता है? मणि नहीं रही, मनी क्या होता है? मनी पैसा। श्योर हो? श्योर हो? बाद में आंसर चेंज नहीं करने दूंगा। क्लियर हो ना? ठीक। तो मनी के एक्सचेंज में क्या क्या चीजें खरीद सकते हो? कुछ भी, कोई भी चीज है। ओके, मनी तुम्हारे लिए अभी डेफिनेशन में मतलब तुम किस चीज को मनी बोलोगे? व्हाट से अगर मैं तुमको डॉलर्स देता हूं, यूरोस देता हूं, पाउंड देता हूं, दिरहम देता हूं, येन देता हूं, तो क्या तुम्हारे लिए ये मनी है? नहीं नहीं, मनी है क्या? क्वेश्चन मार्क है। सर मनी है, आशना ने तो बोला नहीं है, क्योंकि आशना को लगा क्या ही करेंगे इस डॉलर के साथ में, बट इस डॉलर को एक्सचेंज करके रुपीस तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं। तो मनी नहीं है लेकिन मनी इज वर्थ है। मनी नहीं है लेकिन मनी इज वर्थ है। और तुम्हारे लिए मनी का मतलब क्या है? सर 1 रुपए का कॉइन, 5 रुपए का कॉइन, 10 रुपए का कॉइन, 5 की नोट, 10 की नोट, 20 की नोट, 100 की नोट, 200 की नोट, 50 की नोट, 2000 की नोट, ये मनी है।
लेकिन ये अभी अभी प्रिंट हुए हैं या पहले से यही, मतलब हड़प्पन पीरियड, अपना मोहनजोदारो पीरियड, सब से यही चल रहा है? तब गांधी जी ऑलरेडी बैक फ्यूचर में प्रेजेंट में पैदा हो चुके थे, वही मेरे दादाजी का फोटो तब भी चले आ रहा था, ऐसा कुछ हो रहा था क्या? तो पहले कैसे ट्रांजैक्शन होते थे? आज ट्रांजैक्शन करना बहुत ही सिंपल है। क्या है, मुझे ये खरीदना है, मैं दुकान में जाऊंगा, मैं उसको पूछूंगा भैया इसका वैल्यू कितना है, उसने बोला इसका वैल्यू XYZ है, मैं उसको क्या करूंगा, अपने जेब में से वॉलेट निकालूंगा, वॉलेट में से बोलूंगा कि भाई ये ले, पैसा ले ले, 1 2 3 हो गया, प्रोडक्ट मेरा खरीद लिया। ये आज के टाइम पर ठीक है। व्हाट अबाउट अर्लियर पीरियड्स? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है? गुड्स के बदले में गुड्स देना। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, मेरे पास में गेहूं है, गेहूं, वीट, और मेरे पास में जो वीट है वो 100 बैग्स ऑफ वीट है, मतलब 100 किलो वीट है। मैं क्या करूंगा 100 किलो वीट का, बट मुझे चाहिए चावल, और वो भी चाहिए 10 किलो। तो मैं क्या करता हूं, मैं जाता हूं रुद्रेश के पास, रुद्रेश को बोलता हूं रुद्रेश तेरे पास में चावल है क्या? रुद्रेश बोलता सर 100 बोरी चावल पड़ा है, मैं क्या करूं चावल का? मैं बोला अरे यार परफेक्ट मैच हो गया ये तो, मुझे चावल चाहिए था और इसको पूछूंगा तुझे गेहूं चाहिए क्या? बोले हाँ सर मैं गेहूं के लिए ढूंढ रहा था कि कहीं मेरे को वीट मिले तो मैं रोटी बना पाऊं। मतलब परफेक्ट है, एक काम कर 10 बोरी चावल दे, मैं तेरे को 10 बोरी गेहूं दे देता हूं। ट्रांजैक्शन स्क्वायर ऑफ। सब सही चल रहा था, प्रॉब्लम आ गया, मैं इसके पास में गया, इसको पूछा यार तेरे पास में चावल है क्या? बोले हाँ सर 100 बोरी चावल पड़ा है। तो बोले मुझे 10 बोरी चाहिए। बोले हाँ सर ले लो, बदले में आप क्या दोगे? मतलब मेरे पास में बकरी है पूरी, तो अब 10 बोरी की जगह बकरी कितनी दूं? सर यहां तक की दे दो ना, मतलब अगली बार पे कहा जाओ फिर मैं गई ना वो तो बकरी, अभी 10 बोरी लू या 50 बोरी लू, मेरी तो बकरी गई। फर्स्ट प्रॉब्लम आ गया मेरे बार्टर सिस्टम का। ठीक है, फिर मैंने समझा कि भाई ये बार्टर सिस्टम में ना इजीली डिविजिबल नहीं है। जैसे आज तुमको कोई बोले 12 रुपए का हुआ तो तुम 12 रुपए पे कर सकते हो क्या उसको? कैसे? सर सिंपल है, 10 रुपए की 2 नोट लेंगे, एक नोट पूरी देंगे और एक नोट का 20% फाड़ के देंगे उसको, ऐसे ही देते हो ना? क्या बात कर रहे हो? तो कैसे देते हो? सर कोई भी 1000 रुपए मांगे तो हम क्या करते हैं, 2000 के नोट लेते, एग्जैक्ट बीच के फाड़ के आधी नोट दे देते उसको? नहीं सर, हमारे पास में इजीली डिविजिबल गुड्स है। आपको 1 रुपया चाहिए, आपको 2 रुपए चाहिए, आपको 3 रुपए चाहिए, प्रॉब्लम आ जाता है जब वो 3.5 रुपए मांगता है, तब हम 3.5 नहीं दे सकते तो गाली देते हैं उसको। 3.5 रुपए का कॉन्सेप्ट कहां से लाए? या तो 3 ले ले या तो 4 ले ले। यही डिविजिबिलिटी जानवरों के साथ होती थी। गेहूं है मैं इजीली डिवाइड कर सकता हूं, बट जानवर उसको इजीली डिवाइड कैसे करूं? लॉजिक समझ में आया क्या? फर्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है भाई, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ना उन्होंने मनी, मतलब मनी या मनीज वर्थ बनाना शुरू किया। तो पहले क्या कभी किसी ने कॉइन्स देखे क्या? नोट्स तो कभी थी नहीं, नोट्स तो प्रिंट करनी पड़ती है ना भाई साहब। अच्छा एक मिनट, इंडिया में नोट्स कौन प्रिंट करता है? हाँ, RBI। और कॉइन्स प्रिंट मतलब कॉइन्स बनाने पड़ते हैं ना, कि ऐसे ऐसे जो शाकला का बूम बूम 10 रुपए का कॉइन, ऐसा तो नहीं हो सकता। कॉइन्स कौन बनाता है? 1 रुपए की नोट और सारे कॉइन्स ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। क्या बोला मैंने? 1 रुपए की नोट और सारे कॉइन्स ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। इसके अलावा जो भी नोट है वो सारा RBI बनाता है। गवर्नमेंट 2 टाइप के रहेगा, एक स्टेट गवर्नमेंट होता है जिसको हम SG बोलते हैं, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा जिसको हम CG बोलते हैं। महाराष्ट्र की जो भी पॉलिसीज डिसाइड होगी वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, बट कंट्री की जो भी पॉलिसी होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। क्लियर है? तो उन्होंने इस डिविजिबिलिटी से बाहर आने के लिए उन्होंने कॉइन्स बनाए। अब जब उन्होंने कॉइन्स बनाए तो कॉइन बने पत्थर के। अब पहले तो कुछ नहीं था ना, पहले थोड़ी हमारे पास में स्टील मेटल का हमने इन्वेंशन किया था, तो उन्होंने बनाए पत्थर के। अब प्रॉब्लम ये था, अगर पत्थर के बनाए और मुझे किसी को बहुत सारा पैसा देना है तो मेरे को बहुत सारा पत्थर देना पड़ेगा, उसको पत्थर के फॉर्म का कॉइन देना पड़ेगा, तो उसका वेट बढ़ गया। तो साला उनको समझ में आया यार ये वेट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उन्होंने उसको चपटा कर दिया और उसके कॉइन्स बनाने शुरू कर दिए। जब कॉइन्स बनाना शुरू किया तो प्रॉब्लम आया कि उसकी वैल्यू कैसे डिसाइड करें। हर चीज का एक वैल्यू होता है ना, उसकी वैल्यू कैसे डिसाइड करें? क्योंकि वैल्यू भी 2 टाइप की रहती है, एक होती है टोकन वैल्यू, सब है कुछ है, एक होती है टोकन वैल्यू और एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। इसका मतलब क्या है?
इसका वैल्यू क्या है? मैंने तुमको पूछा नहीं इस नोट का वैल्यू क्या है, मैंने तो पूछा इसका वैल्यू क्या है। तुम्हारे मुंह से निकला 10 रुपया। ये जो पेज से पेपर से बना है वही पेपर तुम्हारे हाथ में है, उस पेपर का वैल्यू कितना है? 1 रुपया? 1 रुपया भी नहीं है। 150 रुपीज, सॉरी 200 रुपीज में ऐसे 500 पेजेस मिलते हैं। रिम बोलते हैं उसको। 200 रुपए में 500 पेज मिलते हैं। मैं बोलता हूं 200 रुपए में 200 पेज मिलते। चल, तो उस पेज का वैल्यू कितना? 1 रुपया। वो भी इतने बड़े पेज का वैल्यू कितना? 1 रुपया। और तुमने इतने सी चीज का वैल्यू कितना बोला? सेम पेपर है, मतलब ऑब्वियसली नॉट एग्जैक्ट सेम पेपर, बट बनता उसी पेपर से। कार्बोनाइज्ड पेपर होता है जो ये नोट्स बनती है, उस पेपर को बोला जाता है। तो यहां पर पेपर की वैल्यू में फर्क नहीं आया, उस पेपर पे जो वैल्यू प्रिंटेड है उसके बेसिस पे उसकी वैल्यू डिसाइड होती है। दैट इज मनी। मनी का मतलब, मनी में भी 2 टाइप का वैल्यूएशन रहेगा, एक इंट्रिंसिक वैल्यू और एक टोकन वैल्यू। समझ में आया? फिर जब हमने वो पैसा बनाया तो कॉइन्स बनाए, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आती गई। अल्टीमेटली हम डिजिटल मनी पर शिफ्ट हो गए। अब किसी ने अगर वॉलेट नहीं लिया, किसी ने अपने पास में पर्स नहीं रखा, लेकिन सिर्फ फोन है, कोई लोड आता है क्या? कोई टेंशन आता है क्या कि ओ माय गॉड अब कैसे पेमेंट करेंगे? गूगल पे, फोन पे। सर हमारे पास में तो गूगल पे नहीं है। क्यूआर कोड स्कैन करके जिसके पास में उसको भेज दो, वो पैसा ट्रांसफर करके स्क्रीनशॉट भेज देगा। अरे हाँ ना, ऐसे ही होता है ना ट्रांजैक्शन। तो हमको अब कोई प्रॉब्लम आई है क्या? लेकिन सर जब से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जीपे, फोन पे, ये पे, वो पे आ गए, तब से फ्रॉड्स भी बढ़ गए। समझ में आया? एक रीसेंट फ्रॉड इंडिया में हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज राउंडिंग डाउन या स्लाइसिंग डाउन फ्रॉड। कभी नाम सुना इसका? स्लाइसिंग डाउन फ्रॉड। इसका मतलब ये होता है कि जब भी तुम एग्जांपल मॉल में जाते हो, टीसीसी में कोई ब्रांड में जाओ या पेंटालून्स में ब्रांड में जाओ, तो है तुम्हारा सपोज बिल बनता है इतने का, तो वो तुम उसको बोलते हो भैया क्यूआर कोड स्कैन करने देना। नॉर्मल शॉप्स में क्या होता है, क्यूआर कोड होता है, उसको तुम स्कैन करते हो और उसके बाद में तुम अमाउंट खुद से पंच करते हो कि 3240 सबमिट, फिर अपना पासवर्ड सर भैया देख लेना, ऐसे करते हो। बट मॉल्स वगैरह में क्या होता है, वो एक स्कैनर देते हैं, उस स्कैन को जैसे आप स्कैन करो ऑटोमेटिकली ये फिगर उसमें आ जाती है। क्यों? मतलब गूगल पे में ऑटोमेटिकली 3240 लिखकर ही आ जाएगा, आपको सिर्फ पेमेंट करना बचता है। ओ माँ कसम, ऐसा हुआ नहीं क्या तुम्हारे साथ कभी? होता है ना। तो वो क्या होता है, वो मनी डिनोमिनेटेड क्यूआर कोड स्कैन, मनी डिनोमिनेटेड क्यूआर कोड जनरेट करता है कंप्यूटर, खुद ही जनरेट कर लेता है। वो बेसिकली क्यूआर कोड 3240 के लिए ही बना है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो आप उसको पंच करते हो, आप ले लेते हो, उसको पेमेंट कर देते हो। अब डिस्काउंट सपोज कोई अमाउंट होगा, इसी को ले लेते चलो, 3243 रुपीस का। उसने बोला आपने एक क्यूआर अपना कूपन ऐड किया जिसमें आपको कूपन में मिल रहा था 10% डिस्काउंट। अब आपको पेमेंट कितना करना है? सर 3243 माइनस कितना माइनस करूं? 324.3। अरे इसका 10% करूंगा तो इधर एक डॉट मारना पड़ेगा ना मेरे को, 0.3। क्या इधर से चालू करना रहता है माइनस? इधर से करूं, ये 10 तो ये 7 तो ये 2 तो ये 12 तो ये 8 तो ये 3 1 ये 12 तो ये 9 तो ये, अरे ऐसा ही होता है क्या? ओ मेरे एसएससी पास, ऐसा ही होता है ना। तो मुझे पेमेंट कितना करना है अब? 2918.7। अब अगर मैं अपने हाथ से इस अमाउंट को पंच कर रहा हूं तो या तो मैं 2918 कर लूंगा या मैं 2919 कर लूंगा। प्रॉब्लम यह है मैं पंच नहीं कर रहा हूं, मैं उसके क्यूआर कोड से डायरेक्टली जनरेट कर रहा हूं।
तो जब मैं इस अमाउंट को सबमिट करूंगा यूजिंग माय पासवर्ड, सामने वाले के अकाउंट में कितना पैसा जाना चाहिए? सर कितना जाना चाहिए? कैसे बावले जैसे क्वेश्चन पूछ रहे, 291817 रुपीज, सामने वाले के अकाउंट में जाता है 2918 रुपीज। तुमने कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा कि वो पॉइंट आगे जा भी रहा है या नहीं जा रहा है। तुम अमाउंट देख लेते हो सर 2918, ये ऊपर का 70 पैसे का कुछ आइडिया नहीं अपने को ज्यादा हुआ ऐसा। पॉइंट 70 पैसे का कभी ध्यान भी आया तुमको कि वो गया भी है या नहीं गया है करके? यही फ्रॉड हो रहा था। दिस इज कॉल्ड एज स्लाइसिंग डाउन फ्रॉड। स्लाइस कर गया। जो बीच में जो बैंक खड़ा है ना, बैंक ने आपके अकाउंट से 0.7 रुपीज ले तो लिया, बट सामने वाले को 0.7 रुपीज कभी भेजा ही नहीं। ऐसा करके उसने 2016 से 2022 तक नहीं 1700 था कुछ अप्रोक्स 1700 करोड़ का स्कैम बाहर आया, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि ये पॉइंट वाला पैसा आगे जा ही नहीं रहा है। हमने कभी ध्यान दिया ही नहीं। अभी वो 10 पैसा नहीं गया, ना सामने वाले ने ध्यान दिया ना मैंने ध्यान दिया। सामने वाला क्या करता था, रात में जब टोटल करने बैठता था तब देखता था हाँ सब कुछ सही है, अरे यार 3 रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है, लोड लेगा क्या वो? अब सोचो ना, तापड़िया मॉल में सारे ब्रांड्स मिला के पूरे मॉल में 3 रुपए का डिफरेंस आ गया। नहीं आया होगा यार, छोड़ना भी, 3 रुपए को कौन मरमर करेगा? 3 रुपए को कौन मरमर करेगा? और ये डिफरेंस अगर 3000 का होता तो मरमर करते। वैल्यू ऑफ मनी, हमें 3 रुपए की वैल्यू पूरा दिन धंधा करने के बाद में कुछ नहीं रखती। 3000 की वैल्यू लगेगी, मैं बोलता हूं 300 की भी वैल्यू लगेगी। 300 के लिए भी आप एक बार के लिए सोचोगे यार क्या गड़बड़ कर दी कि 300 का हिसाब नहीं मिल रहा है। 3000 का तो पक्का सोचोगे, 30,000 में तो मां कसम पागल हो जाओगे। 3 लाख हो गया तो सोंगे नहीं सालो, वहीं पे बैठे होंगे कि ये पहले 3 लाख का हिसाब मिले उसके बाद ही घर जाऊंगा। दिस वॉज द फ्रॉड ऑफ स्लाइसिंग डाउन फ्रॉड। तो सर जैसे जैसे हमने मनी नए नए टाइप का इन्वेंशन किया, वैसे ही हमको उतने उतने टाइप की नई नई प्रॉब्लम्स आती गई। अब मनी क्यों होना चाहिए, मनी का वर्थ क्या होना चाहिए, मनी क्या क्या चीजें कर सकता है, दिस इज ऑल अबाउट आवर सेकेंड चैप्टर मनी। क्लियर है हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? चलो हाँ खुशी रीड करना। क्राउदर, हाँ ओके सर हमको पता है। बार्टर सिस्टम, फर्स्ट क्वेश्चन आएगा तुम्हें, व्हाट वेर द डिफिकल्टीज फेस्ड ड्यूरिंग अ बार्टर सिस्टम। सर बार्टर सिस्टम में क्या क्या डिफिकल्टीज फेस होती थी? सबसे पहले प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। सर मुझे गेहूं चाहिए था, सॉरी मुझे चावल चाहिए था, गेहूं देना था। रुद्रेश के पास में चावल था बट उसको गेहूं नहीं चाहिए था। सर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो रहा है, मुझे भी वही चाहिए उसको भी वही चाहिए, तो हम एक्सचेंज कैसे करेंगे? अरे हम कोई भी बेटिंग लगाते हैं तो एक विन और एक लूजिंग सिचुएशन पे होता है ना, कि दोनों विनिंग पर होते हैं और दोनों लूजिंग पे होते हैं। मैं माधव को बोलता हूं देख ले सीएसके जीतेगी, माधव बोलता लगी 500 की देख लेना सीएसके जीतेंगे। ये कैसी बैट हुई? मैं भी तो वही बोला तेको। तो बट ऑफ कोर्स है हमारे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं होने चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए रहेगा उसे कुछ और चाहिए रहेगा। बट बार्टर सिस्टम में ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार हमको अलग अलग चीजें चाहिए रहेगी, हो सकता है हम दोनों को सेम चीजें चाहिए। सेकंड, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। सर मेरे पास में जो गेहूं थे वो ए ग्रेडेड क्वालिटी थे और इसके पास में जो चावल थे वो सी ग्रेडेड क्वालिटी थे, तो क्या मेरे 10 बोरी का कंपैरिजन उसके 10 बोरी के साथ हो सकता है? सर दोनों की क्वालिटी में भी फर्क है ना। लेकिन आज नोट में ऐसा होता है क्या? मैंने तो इतनी कड़क नोट दी तो अभी नई फ्रेश बैंक से 500 की नोट ली, तुमने तो फटी पुरानी नोट दी, ऐसा होता है क्या? सर 500 की वैल्यू 500 की है, आपको लगता है फटी पुरानी, आप नोट एक्सचेंज करवा लो, सामने वाले के पास नहीं आप बैंक जाके एक्सचेंज करवा लो, बट वैल्यू तो उसकी 500 ही रहेगी ना।
मैं उस नोट को क्रश कर दूं, अब वैल्यू कितनी है 500 की। मैं उस नोट को गिरा दूं, मट्टी में भर दूं, पानी में गीली कर दूं, सब कुछ कर दूं, उसकी वैल्यू कितनी है 500 ही वैल्यू रहने वाली, उसकी वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। मैं तो ये बोलता हूं मैंने उस नोट को फाड़ दिया, अब उसकी नोट की वैल्यू कितनी है सर 500। एक काम करो सेलो टेप चिपका दो, अरे कुछ भी कर लो, आप बैंक में जाके एक्सचेंज करवा सकते हो, आप कैसी भी फटी पुरानी नोट है आप बैंक में जाके एक्सचेंज करवाओ। इवन नोट का नंबर नहीं डिलीट होना चाहिए, सिर्फ नोट का अगर कान भी टूटा हुआ है, कान टूटा मतलब ईयर फोल्डिंग बोलते हैं उसको, सपोज नोट है उसका लास्ट का अगर आपने फाड़ भी दिया होगा तो भी बैंक आपको एक्सचेंज करके देता है, अगर नोट का नंबर प्रॉपर दिख रहा होगा तो। समझ में आया? भले नोट पे लिखा होगा सोनम गुप्ता बेवफा है, कोई बात नहीं, बैंक फिर भी एक्सचेंज करके देगा क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। समझ में आया? बट ये बार्टर सिस्टम में ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम गुड्स के बदले में गुड्स दे रहे। अब गुड्स कौन सी क्वालिटी के है वो भी तो डिपेंड करेगा। तो सर सेकंड प्रॉब्लम था लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यूज। थर्ड, डिफिकल्टी इन स्टोरेज ऑफ गुड्स। पहले के घर कोई महल जितने तो थे नहीं, अब मेरे पास में एक्सचेंज करने के लिए गाय भैंस बकरियां बहुत है मेरे पास में। मेरा तबेला था, रुद्रेश का तबेला नहीं था, रुद्रेश का 1 BHK था। मैंने इससे चावल ले लेके मेरी गाय भैंस बकरियां देते गया, अब उसके घर में अनाज का मन जानवर ज्यादा है, रखे कहा उसको पार्किंग में। समझ में आया? सोचो ना, आज अगर पैसा नहीं होता और तुम सबके पास में कैटल्स होते, गाय भैंसे होते, पढ़ाने के बदले में स्टूडेंट से जाता तो गाय भैंसे होती मेरे पास यहाँ पे। सर प्रॉब्लम क्या है? स्टोरेज ऑफ गुड्स। आज नोट है तो मैं इजीली कैरी कर पा रहा हूं, तुम अपने पर्स में कैरी कर पा रहे हो, अरे पर्स भूल गया तो मोबाइल में कैरी कर पा रहे हो। तो ये बार्टर सिस्टम का थर्ड ड्रॉबैक था, स्टोरेज, डिफिकल्टी इन स्टोरेज ऑफ गुड्स। फोर्थ इज इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टन गुड्स। सर हर चीज को आप इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते हो, हम कैटल्स को इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते हैं। मुझे इससे चावल चाहिए, बदले में इसको बोला कि तेरे को ये बॉटल चाहिए तो ले ले, मैंने इससे आधा सामान लिया तो बॉटल भी कितनी देनी पड़ेगी? आधी। आधी बॉटल कैसे करूं? और उसके बाद में बची हुई आधी का मैं क्या करूं? तो सारे गुड्स इजीली डिविजिबल भी नहीं थे। एंड लास्ट, प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट। डफर पेमेंट नहीं है बे, वो स्पेलिंग एरर मत करके आना। डेफर्ड का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट्स। सर आज कैसा है, आज मैं टीवी ले लूं, फ्रिज ले लूं, एसी ले लूं, हर चीज ईएमआई पर मिलती है। किस पे मिलती है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईएमआई? अच्छा नाम सुना क्या गरीबो ईएमआई का? क्या होता है? बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी तुमने इसका नाम गलत ही सुना होगा। ईएमआई का फुल फॉर्म क्या है? एटीएम का फुल फॉर्म क्या? एनी टाइम मनी। मारूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता एनी टाइम मनी। इट इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन। मां कसम बोल मत देना एनी टाइम मनी। एटीएम इज नॉट एनी टाइम मनी, वो हमारे जैसे गवारों ने बनाया एनी टाइम मनी। इट इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है? ईएमआई का फुल फॉर्म इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, ऐसा सुना होगा। इक्वल थोड़ी होता है ईएमआई, दैट इज इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। ईएमआई का फुल फॉर्म इज इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। मतलब आपसे टोटल अमाउंट का पहले ही हम इक्वेशन बना लेते हैं कि आप हर मंथ कितना कितना पेमेंट करोगे और उसका मंथली पेमेंट होता है, इसलिए दैट इज कॉल्ड एज मंथली इंस्टॉलमेंट्स। तो ईएमआई इज इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो डेफर्ड पेमेंट में अभी बहुत सिंपल है, मैं हर चीज ईएमआई पे खरीद सकता हूं। आजकल तो बुक्स भी ईएमआई पे मिलती है। अमेजॉन पे चले जाओ, कोई भी बुक्स देख लो, कोई भी बुक देख लो, उस पे नीचे ईएमआई का ऑप्शन आएगा। डेबिट कार्ड का अलग ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का अलग ईएमआई, स्पेशल कार्ड का अलग ईएमआई। जानवरों के साथ कैसा ईएमआई करूं मैं? नहीं, आप एक काम करो, आप गऊ लेके जाओ, आप पेमेंट थोड़ा थोड़ा करके देना। पहले सिर्फ गाय की सिंग दे देना मेरे को, फिर मुंडी दे देना बची हुई, फिर नीचे का बॉडी, फिर आके लास्ट में जो लास्ट पेमेंट रहेगा उसमें पूछ दे देना। ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? तो सर यही तो बार्टर सिस्टम का प्रॉब्लम था कि वहां पे आप डेफर्ड पेमेंट नहीं दे पा रहे थे। जितना इजी आप मनी के साथ में डेफर्ड पेमेंट खेल लेते हो, बार्टर सिस्टम में नहीं खेल पाते थे। तो व्हाट वेर द डिफिकल्टीज इन डूइंग बार्टर सिस्टम? प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, सेकंड है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, थर्ड डिफिकल्टी इन स्टोरेज ऑफ गुड्स, फोर्थ indivisibility of goods, of certain goods, fifth
प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट. लास्ट प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट, उसके ऊपर इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स, उसके ऊपर डिफिकल्टी इन स्टोरेज ऑफ गुड्स, उसके ऊपर लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, उसके ऊपर प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, उसके ऊपर बस. फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ डबल वांट डबल काउंटिंग, क्या डबल काउंटिंग, हाँ. सेकंड लैक ऑफ कॉमन मेजर. थर्ड डिफिकल्टी इन स्टोरेज ऑफ गुड्स. फोर्थ indivisibility of certain goods. Last problems of deferred payments. चलो last बार, last problem of deferred payment. Fourth indivisibility of goods. Third, fourth, first, four factors of production. रुद्रेश, 4 factors of production. लैंड पे रेंट कैसा है? हाँ हाँ. एंटरप्रेन्योर. लैंड पे क्या मिलेगा? लेबर को क्या मिलेगा? पीडीआई क्या होता है? कैसे निकालते हैं? हेल्प कर. पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे तो ओके. सोनी जी, डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम. हाँ. किसको वेल्थ कंसिडर किया जाएगा? वेल्थ के डेफिनेशन में लाने के लिए कैसे किया जाएगा उसको? ट्रांसफरेबिलिटी हुई, एक्सटर्नलिटी, स्कैरसिटी, एक बच गया ना, 4 बोल दिए. यूटिलिटी. कंटिन्यू. हाँ. है ना ना, वेल्थ के नहीं, वेल्थ तो हो गया. तू तो तेरा ही क्वेश्चन कंटिन्यू कर. हाँ. मैं क्या पूछ रहा था माधव? एनी 3 पॉइंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. एमए. ऐसा नहीं रहे, जो पॉइंट्स है वो वाले बोलना. हेल्प कर. तू कल नहीं, तुम लोग निकल गए थे शायद ना. हेल्प कर. इकोनॉमिक ग्रोथ. सेकंड, विच इज क्वालिटेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट. हाँ आराम से 2 सेकंड ले तू. अबे नहीं रे, मैंने क्या क्वालिटी पूछा? मैंने क्वांटिटी पूछा. क्वालिटी है. हाँ, क्वालिटी कौन सा रहेगा और क्वांटिटी एस्पेक्ट कौन सा रहेगा? ग्रोथ और डेवलपमेंट. डेवलपमेंट क्वालिटी रहेगा और क्वांटिटी ग्रोथ रहेगा. अब वो साइकिल का क्या बोल रही थी तू? ट्रेड साइकिल बोले तो फ्लक्चुएशंस, अप एंड डाउन और फ्लक्चुएशंस. चलो यहां तक सही है. अब मैं तो पीछे जा जाके पूछूंगा. मैं तो बहुत नॉस्टैल्जिक आदमी हूं. तो बट ऑफ कोर्स जब तुम एक चैप्टर पर बैठे हो तो ऐसा मत सोचना कि हमको सिर्फ इसी दिमाग पर, इसी चीज पर ये करना है. पीछे का भी आते रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि यहाँ का पढ़ रहे हो, पीछे का गया. टेस्ट भी तुम्हारी उसी तरीके से होगी थी. चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ, चैप्टर 1 के टेस्ट है. चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ, 1+2 की टेस्ट आएगी. 4th कंप्लीट हुआ, 1+2+3+4 आएगा. 8th कंप्लीट हुआ, 8th आएगा पूरा 1 से. चलो बार्टर सिस्टम क्या हुआ? कुछ पूछ रहा माधव? नहीं. ओके. बार्टर सिस्टम, इट रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर द goods. Difficulties in barter system. Problem of double coincidence of wants. Lack of double coincidence of wants was one of the major limitations of the barter system. For instance,
person A has cloth and he wants rice in exchange, and person B has rice but he does not want cloth in exchange. In this case, exchange between A and B would not take place as their wants do not coincide with each other. Second, lack of common measure of value. While exchanging goods for goods, there was no standard unit of account to determine the value of commodity. Example, it was difficult to compare 2 liters of milk with 2 kg of rice. कैसे लीटर को kg के साथ कैसे कंपेयर करूं? I cannot compare apple with the oranges. Third, difficulty in storage of goods. It is necessary to store the goods for some future consumption. Sometimes due to perishable nature of certain goods. What do you mean by perishable nature? Perish होना मतलब सड़ना, खराब हो जाएंगे. ठीक है, जैसे आप मॉर्निंग में गुड्स सब्जी लेने जाते हो, मॉर्निंग के टाइम पर लेना पसंद करते हो या इवनिंग के टाइम पर? मॉर्निंग के टाइम पर. क्यों? फ्रेश मिलती है. और वही इवनिंग पे जाते हो तो सस्ती मिलती है. क्यों? क्योंकि सर खराब होने लग जाती है. तो गुड्स जैसे पेरिश होने लग जाते हैं, प्राइजेस बढ़ती है गिरती है. तुम बोलते हो सर इसे सड़ा हुआ माल क्यों लेंगे, हमको फ्रेश माल चाहिए, इसलिए हम मॉर्निंग में जाकर लेंगे. दोस गुड्स आर पेरिशेबल गुड्स. और गोल्ड कब लेते हो, सुबह या शाम में? कभी भी लो सर, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है, वो सड़ थोड़ी रहा है. दीज आर नॉन पेरिशेबल गुड्स. समझ में आया? Sometimes due to perishable nature of certain goods, it was difficult to store them for future. Perishable goods like milk सड़ते हैं, अंडे सड़ते हैं, fish सड़ती है, vegetable सड़ते हैं, were difficult to store. Difficulties were also experienced due to lack of space required to store the heavy and the bulky goods. भैंसे दे दिए, कहाँ रखेगा 1 BHK में अपने? समझ में आया? Second, indivisibility of certain goods. In barter system, it was inconvenient to divide animals, divide house, etc. into small parts. So it was difficult to fix the proportion of one commodity in exchange for another commodity. Example, individual A has a sack of wheat and he wants a goat in exchange. Individual B has a goat and he wants only half a sack of wheat. आधा ही बोरी चाहिए उसको. In this situation, exchange between the two commodities is impossible due to indivisible nature of goat for it being a livestock. Fifth problem of making deferred payment. Deferred payment means the payment to be made in future. Repayment of loan was difficult due to exchange of commodities. Example, it was difficult to repay the perishable goods in the same condition in future. कि भाई मैं ये दूध तुझे थोड़े टुकड़े टुकड़ों में दूंगा, अबे तू यही दूध मेरे को 3 दिन बाद देगा तो सड़ चुका रहेगा, खराब हो चुका रहेगा वो, तब थोड़ी कोई काम का है मेरे. तो these were the difficulties in barter system. Definition of money है, कोई काम नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है तुम्हारा, इवोल्यूशन ऑफ मनी. सर मनी हमारे पास जो आया है, क्या हमारे पास में अभी इलेक्ट्रॉनिक मनी है? एज ऑफ नाउ हम इलेक्ट्रॉनिक मनी यूज कर रहे हैं. धीरे धीरे हम वो भी शिफ्ट करके क्रिप्टोस पर चले जाएंगे, क्रिप्टो करेंसीज. नाम ही नहीं सुना कि तुमने क्रिप्टो करेंसी? मतलब ठीक है, उसका तुमको ज्यादा ब्लॉकचेन मैकेनिज्म पता नहीं होगा, बट नाम सुना? सच्ची सच्ची बताना किसने क्रिप्टो करेंसी नाम नहीं सुना? मेरी जबान बहुत काली है, झूठ नहीं बोलना मेरे से. क्रिप्टो करेंसी सबने सुना? ठीक है, क्रिप्टो करेंसी में क्या हुआ, नहीं सुना? सुना. क्रिप्टो करेंसीज में तुमने ये सुना होगा कि अरे उसने क्रिप्टो करेंसी खरीदा था. क्रिप्टो करेंसीज में, क्रिप्टो करेंसी एक कलेक्टिव नेम है. तुमने बिटकॉइन वर्ड सुना होगा. ऐसी बिटकॉइन जैसी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज है. डॉलेक्स है, पता नहीं. हाँ बोट्स कॉइन है. वो ट्विटर ने जो ट्वीट किया था, वो एलॉन मस्क, सॉरी ट्विटर नहीं रे, एलॉन मस्क ने किया था. हाँ. तो क्रिप्टो करेंसीज अ कलेक्टिव टर्म, और उसमें बहुत सारी अलग अलग करेंसीज है. तो तुमने ये सुना होगा, अरे पता है क्या, उसने बिटकॉइन खरीदा था 3 लाख रुपए में 2016 में, और 2022 में उसने वो 90 लाख रुपए में बेचा. एंड इट वाज द फैक्ट. ऐसा ही हुआ है कि जिसने भी बिटकॉइंस खरीदे थे तो वो अमीर भी हुआ और बर्बाद भी हुआ, दोनों ही हुआ. अनरेगुलेटेड सेक्टर है, इसका कोई माए बाप नहीं है, इसलिए कभी भी वैल्यू बढ़ती है, कभी भी वैल्यू गिरती है, बट लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं. और आजकल तो ऐसा होने लग गया कि जो भी किडनैपिंग्स होती है, इंडिया में कॉन्सेप्ट नहीं आया इतना बहुत, क्रिप्टोज हम यूज नहीं करते क्योंकि हमने लीगल नहीं उसको बोला है, बट फॉरेन में, यूएस में, दूसरे कंट्रीज में, बहुत सारे कंट्रीज में उसको लीगल टेंडर मान लिया गया कि आप क्रिप्टोज में डील कर सकते हो. तो वहां पे किडनैपिंग हो रहा है, तो वहां पे पैसा नहीं मांगा जा रहा है, उनको बोला जा रहा है हमको इतने बिटकॉइंस दे दो, हम आपके बच्चे को छोड़ देंगे, क्योंकि आप उसको ट्रैक ही नहीं कर सकते. बहुत सारे प्रॉब्लम्स है उसके साथ में. तो आइडियली हम करंटली इलेक्ट्रॉनिक मनी पर है,
बट हम इलेक्ट्रॉनिक मनी पे डायरेक्टली नहीं पहुंचे। हमारी लड़ाई यहां से शुरू हुई थी। पहले हमारे पास में एनिमल मनी था, हम जानवरों के एक्सचेंज करते थे, बार्टर सिस्टम, वही तो डिफिकल्टी आ रही थी। उसके बाद में हमने कमोडिटी मनी लाया। हमने बोला जानवर तो इंडिविजिबल इन नेचर है, तो हम एक काम करते हैं, गुड्स के बदले में गुड्स का बार्टर करते हैं। वो तो आप डिविजिबल होता है, बट वहां पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स आने लग गया। वहां से हम उठकर आए मेटेलिक मनी पर। तो पहले ना मनी आता था इतना बड़ा, ऐसी नोट पत्थर की, सोचो ना किसको अगर आज के हिसाब से 1 रुपए की नोट पे तुमने 500 रुपए दे दिए, मतलब 1-1 रुपए की नोट जो पत्थर की हो और सामने वाले को 500 रुपए दिए, वही नोट और वही पत्थर उठा के सर फोड़ देगा वो तुम्हारा। प्रॉब्लम था। तो उन्होंने बोला सर ये जो हम मेटेलिक मनी बना रहे हैं इसका वजन बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए हम इसको छोटा बना के मेटेलिक कॉइन्स लेकर आ जाते हैं। बट मेटेलिक कॉइन्स लाने में भी अलग प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि पहले इंडिया में मेटेलिक कॉइन्स थे, हर राजा के अपने अलग अलग कॉइन्स होते थे, तो वो राजा अपने अपनी अलग अलग वैल्यू डिसाइड करते थे। एक राजा दूसरे जब एरिया में जाता था तो उसके कॉइन्स वहां पे अलाउड नहीं थे और उसके कॉइन किसी थर्ड जगह पे अलाउड नहीं थे, तो साली वो एक प्रॉब्लम आने लग गई। अरे देखा होगा ना, तो पृथ्वीराज चौहान वो टाइम पर सारे जो कॉइन्स होते थे उनके अपने खुद के एम्बलम्स होते थे उसके ऊपर, तो अगर वो इंसान दिल्ली आ रहा है या वो इंसान साउथ इंडिया में आ रहा है तो वो कॉइन्स वहां पे वैलिडिटी नहीं रखते थे, तो साला वो एक अलग प्रॉब्लम आने लग गई। पहले हमने बोला कि वजन ज्यादा है तो हमने छोटा किया, छोटा ज्यादा तो वैल्यू नहीं है उस चीज को, तो हमने वहां से लेकर आए पेपर मनी। पेपर मनी, अच्छा हमारे पास जो है दैट इज अ पेपर मनी। सर पेपर मनी में भी प्रॉब्लम ये था, ब्लैक मनी। चलिए ब्लैक मनी क्या होता है? काला पैसा, काला धन। कौन से पैसे को ब्लैक मनी कहा जाता है? जिसमें आप इनकम टैक्स नहीं भरते हो, ठीक है। सपोज लेट्स से फॉर एन एग्जांपल मैं तुमसे सारा पैसा कैश में ले लेता हूं, मैं अपने बुक्स में कभी बताऊंगा ही नहीं कि मुझे गौरी से कोई पैसे आए, मैं तो बोलता हूं मेरे बुक्स में गौरी एग्जिस्ट नहीं करेगी। कल को अगर इनकम टैक्स आके पूछता है बताओ आपने इस साल में कितना कमाया, मैं बताऊंगा देखो मैंने पूरे साल में 15,000 रुपए कमाए, गरीब आदमी हूं मैं, 15,000 रुपए कमाए। बोले क्या बात कर रहे हो, बैच नहीं चली? देखो रजिस्टर ब्लैंक है। बोले बताओ आपका बैंक अकाउंट देख लो, बैंक में कोई पैसे नहीं आए। क्यों? क्योंकि सारा पैसा मैंने तुमसे कैश में लिया, कैश में लिया, कैश में खर्चा कर दिया, किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा। काम ऐसा करो कि 4 इनकम टैक्स ऑफिसर आके पूछे कि कितना कमाया। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक मनी, इसीलिए तो डीमोनेटाइजेशन हुआ था। डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था और क्या था वो? 2016 में। अरे 8 नवंबर 2016 रात 8 बजे मेरे कॉम्पिटिटर तुम सबके सामने आए, हम सबके सामने आए और बोले मित्रों जो तुम्हारे यू हैव गॉट व्हाट 500,000 का नोट, गुड, बैन है ना 500,000 का नोट है ना, तो बैन बैन बैन, बंद है बंद है। व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड दैट? प्रॉब्लम ये था कि आरबीआई बोलता है साला मैंने सपोज 1 लाख नोट्स प्रिंट किए थे, मैंने 1 लाख नोट्स प्रिंट किए थे और जब मैं वापस लेने जा रहा हूं तो मार्केट से मेरे को 2,000 नोट वापस आ रहे हैं। सर वापस कैसे ले रहा हूं? अरे आप अपना पैसा बैंक में रखते हो, बैंक वो पैसा कहां रखता है? आरबीआई के पास रखता है। क्योंकि सोचो ना, एक लॉजिक समझो, तुम बैंक में कभी कैश डिपॉजिट करने गए? कभी भी? तुमने 1 लाख रुपए उसको कैश दिए, वो आपसे लेता है, एक मशीन में डालता है, वैसे ऐसा होता है, वहां पे 100 लिख कर आता है। 2 मिनट में, 2 मिनट भी बहुत ज्यादा है, 50 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड आप वो बैंक का दरवाजा ओपन भी नहीं करते और मैसेज आता है आपके इस पे, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ ₹1 लाख। अबे वो 1 लाख रुपए तो सामने ही पड़े हैं, तो जब वो पैसे यहीं पर पड़े हैं तो तुम्हारे अकाउंट में आए कैसे? मतलब अगर वो 1 लाख रुपए कोई लेकर भाग भी गया तो तुम्हारे 1 लाख रुपए लेस होने वाले हैं क्या? तुम्हारे पास तो 1 लाख आ गए, क्योंकि बैंक का जो पैसा है दैट इज नथिंग बट अ डिजिट मनी, वो सिर्फ फिगर से, एक्चुअल पैसा थोड़ी है। तो एक्चुअल पैसा कहां है? वो आरबीआई अपने पास में ले लेता है यूजिंग एसएलआर एंड सीआरआर, बहुत आगे 12th की कॉन्सेप्ट है वो। तो प्रॉब्लम ये है कि सर डीमोनेटाइजेशन करते टाइम, मतलब आरबीआई ने बोला मैंने 1 लाख नोट प्रिंट करी, तो चलो कोई इंसान अपने पास में कैश रखता है, समझ में आता है इमरजेंसी सिचुएशन में कैश ही काम आएगी, बट 50,000, 60,000, 70,000 कुछ तो आवे। साला मेरे पास में 2,000 रुपए रिटर्न आया,
मतलब 98,000 नोट्स मार्केट में लोगों के पास में कैश में पड़ी है, और अगर नोट कैश में पड़ी है तो बट ऑफ कोर्स लोग उस पर इनकम टैक्स पे नहीं करने वाले. दिस वाज द छोटा रीजन ऑफ डूइंग डिमोनेटाइजेशन. एक्चुअल रीजन ऑफ डिमोनेटाइजेशन वाज कर्बिंग टेररिज्म. प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान या कोई भी अलाइड कंट्रीज जो हमारे ऊपर एनिमी अटैक करने का सोचती थी, तो वो अपना गोला बारूद, आर्म्स, एम्यूनेशंस उनके करेंसी तो खरीद के नहीं ला सकते. अभी डॉलर लेके कोई इंडिया में घूमेगा और बोलेगा मुझे 1 किलो आरडीएक्स चाहिए, तो कौन देगा उसको डॉलर से आरडीएक्स? मतलब उसके पास में होना रुपया ही चाहिए. अभी कोई टेररिस्ट बैंक में जाके तो एक्सचेंज नहीं करेगा. कैसा पागल दिखेगा बैंक में जाके, भैया एक्सचेंज करके दो, मुझे टेररिस्ट अटैक करना है. ऐसा तो हो नहीं सकता. मतलब उसके पास कहीं ना कहीं इंडियन करेंसी थी, तभी वो सारी चीजें खरीद पा रहा है. ये इंडियन करेंसीज उन तक नहीं पहुंचे. बेसिकली पाकिस्तान यूज्ड टू सप्लाई ऑल दोस फंडिंग, कि हम आपको ये फंडिंग देते हैं कि आप जाके चीजें खरीदो और आप जाके उस चीज के लिए प्लानिंग्स करो. पुलवामा अटैक के बाद हुई ये सारी चीजें. ऐसे देखते पुलवामा अटैक बोला कि भगवान जाने क्या ही बोल दिया मैंने. तो ये सारी चीजें उनके पास में जो नोट्स है उसको बैन करने के लिए दिस वाज द प्राइमा फेसी लॉजिक बिहाइंड डिमोनेटाइजेशन. बट हम जैसे ले मैन आदमियों के लिए, ले मैन मतलब एक कॉमन पीपल के लिए इसका लॉजिक था कि हमारा जो 2 नंबर का पैसा है उसको हम कर्व कर देंगे. और उसमें भी फिर हमारे पास तो मीडिया है, जबरदस्ती की फालतू बातें. तुमको पता है नई नोट जो आई है उसमें चिप है, लोगों ने फाड़ फाड़ के देखना चालू कर दिया बावले जैसे. तो ये सारी न्यूज, ये सारे रूमर्स है, वो क्यों है? ताकि आप इस पेपर मनी को बैंक में लेकर जाओ, क्योंकि जब तक वो पैसा आपके पास पड़ा है आप उसके ऊपर इनकम टैक्स पे नहीं करने वाले हो, और आप इनकम टैक्स नहीं पे करोगे आपका पैसा ब्लैक मनी हो जाएगा. तो साला पेपर मनी में ब्लैक मनी का प्रॉब्लम आ गया. हमने सोचा हम एक क्रेडिट मनी में कन्वर्ट कर देते. क्रेडिट मनी मतलब उधार का पैसा. क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, क्या फर्क होता है दोनों में? सर वही फर्क होता है जो प्रीपेड और पोस्टपेड में होता है. प्रीपेड में क्या होता है, हर बार अपनी औकात हर फोन कॉल कट करने के बाद वो बता देता है. आप अब तो नहीं होता, अब तो अनलिमिटेड हो गया, बट पहले जब वो लिमिटेड होता था वो बता देता था यू हैव नाउ लेफ्ट विथ 200 मिनट्स ऑफ टॉक टाइम. फिर तुमने 10 मिनट बात कर ली तो कॉल कट करने के बाद में भिखारी नाउ यू हैव ओनली 190 मिनट्स ऑफ टॉक टाइम. फिर तुमने 10 मिनट बात कर दी, बस कर भाई कितनी औकात बताएगा. और अगर टॉक टाइम 0 हो गया, फोन करने जाओ वहां से एक औरत बात करती है, पहले रिचार्ज कर बाद में बात कर. लेकिन पोस्टपेड में ऐसा होता है क्या? पोस्टपेड में होता है आप बात कर लो, पैसा 1 महीने बाद देना. सेम इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट कार्ड. डेबिट कार्ड क्या होता है? डेबिट कार्ड देखा है किसी के पास? होगा ही आजकल. डेबिट कार्ड कोई बड़ी बात नहीं है. डेबिट कार्ड में क्या होता है? बैंक में पैसा डालो, स्वाइप करो, ओके. क्रेडिट कार्ड में वैसा नहीं होता. क्रेडिट कार्ड में आपके बैंक में 0 बैलेंस है, फिर भी आपको हर महीने की क्रेडिट लिमिट दी जाती है. एग्जाम्पल 45,000, 50,000, 1 लाख रुपीज. इसका मतलब यह है आप 1 लाख रुपए तक का खर्चा कर सकते हो. अरे सर बैंक में तो पैसा ही नहीं है. आपको पैसा अभी देना ही नहीं है, आपको पैसा 1 महीने बाद देना है. कितनी मजा. खर्चा कर लो, पैसा 1 महीने बाद देना जब सैलरी आएगी तब. इसलिए हर सैलरीड एम्प्लॉय के पास में ये मिलेगा तुमको, क्रेडिट कार्ड मिलेगा. क्योंकि डेबिट कार्ड में क्या है, 1 तारीख को सैलरी आई, लक्ष्मी बड़ी चंचल है. कौन लक्ष्मी? पैसा, गॉडेस लक्ष्मी. एक जगह रुकेगी नहीं. 1 तारीख को अकाउंट में पैसा आया, इतनी मस्ती आती है आंग में, इतनी मस्ती आती है आंग में, सब खर्चे याद आते हैं उस टाइम पे. और पहुंचते पहुंचते 25 तारीख को किसी ने बोला चल ना कुछ खिला तो दे आज, पैसे नहीं अकाउंट में. क्यों? क्योंकि जब पैसे थे तब हमने उड़ा दिया. क्रेडिट कार्ड इसी मजबूरी का फायदा उठाता है. क्रेडिट कार्ड बोलता है आपने पैसे उड़ा दिए ना, 25 तारीख है, अकाउंट में बैलेंस नहीं है, मैं देगा तेरे को बैलेंस, तू उड़ा. तो पैसा कब देना है? जब तेरी सैलरी आ जाएगी 1 तारीख को, तब लौटा देना. तब इंसान क्या करता है, अपने औकात से ज्यादा खर्चा करने लग जाता है. मस्ती तो मस्ती होती है, थोड़ी सी हो या ग्रैंड हो, तो मस्ती तो ज्यादा या नहीं है. अगर तुमको कोई बोले, अगर तुम्हें कोई बोले कि तुम सपोज तुमको शेयर्स का नॉलेज है, ठीक है, कि कौन सा शेयर अच्छा है कौन सा शेयर खराब है, और तुम थोड़ा बहुत तो भी प्रेडिक्शन कर सकते हो कि यार ये साइक्लोन के वजह से ना बहुत सारी चीजें अभी डिस्टर्ब होने वाली है. गुजरात हिट कर चुका है साइक्लोन, अभी मुंबई की सरफेस हिट करने वाला है, 1-2 दिन में फोरकास्ट है कि बारिश आने वाली है, तूफान आने वाला है. तो देखो इस टाइम पर ना जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टीज है, ये सब हैम्पर होने वाले हैं.
तो कहीं ना कहीं है ना हम चीजों का इंश्योरेंस निकालने वाले हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने वाला है, तो क्यों ना इंश्योरेंस कंपनी के शेयर्स खरीद लेवे। जैसी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा शेयर का भाव ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ऐसा तुमने फोरकास्ट किया, तुमने शेयर का भाव मतलब शेयर देखे और तुमने लेने की इच्छा रखी। तुम्हारे पास में अकाउंट में पैसे थे 10,000 रुपए, शेयर का भाव है एग्जाम्पल 1,000 रुपए, कितने शेयर्स खरीद पाओगे? बट मैं तुमको बोलता हूं कि देख मुझे माधव तेरे पे भरोसा है, तेरे स्टडी पे भरोसा है, तेरे फोरकास्ट पे भरोसा है, तू मेरा अकाउंट यूज कर या मैं तेरे को बैकअप देता हूं, तू 10 लाख तक का शेयर्स खरीद सकता है, तुझे पैसा मुझे 3 महीने बाद देना है। अब माधव बताओ उसके अकाउंट में कितने पैसे थे? तो वो 10,000 के शेयर खरीदेगा या कितने मैंने बोले उसको? 3 लाख, 3 लाख के खरीदेगा। अब मस्ती सूझेगी उसको? 3 लाख के भले नहीं खरीदेगा, 1 लाख खरीदेगा, 2 लाख खरीदेगा। मतलब जब आपको फ्री का पैसा मिला आपने यूटिलाइज किया उसको, और 3 महीने बाद में जो इसने सोचा था उसका एग्जैक्ट उल्टा हुआ। माधव मेरा वाला आदमी है, मैं सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन सकता हूं तुम लोगों के लिए, शेयर मार्केट के लिए। मैंने जो शेयर खरीदा ना वो तुमने बेच देने का, क्योंकि मैं जो शेयर खरीदता हूं वो गिरता है और मैं जो शेयर बेचता हूं वो अगले दिन से बढ़ना चालू हो जाता है। इसलिए मेरे को देखने का और उसका एग्जैक्ट उल्टा करने का, तुम अमीर बन जाओगे। मैं साला 500 का शेयर खरीदता हूं सोच के 700 पर जाएगा, 4 ही दिन लगते हैं उसको 200 पे जाने के लिए, और फिर मैं सोचता हूं 200 मिल जाए तो 200 से ही बेच के बाहर निकलो, 5 दिन लगते हैं उसको वापस 500 आने के लिए। तो भाई ये कंफर्म है कि मैं मतलब ये जो प्रेडिक्शन कर रहा है, ये प्रेडिक्शन करते टाइम पे ये सोचेगा कि सर मुझे अगर ज्यादा पैसा मिलेगा तो मैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट करूं, मैं ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं। दिस इज कॉल्ड एज क्रेडिट मनी, एक्चुअल मनी नहीं है ये, आपको लोन। इसलिए देखो ना कभी डेबिट कार्ड के फोन आते क्या, डियर कस्टमर योर अकाउंट हैज बीन एलिजिबल फॉर अ फ्री डेबिट कार्ड ना। क्रेडिट कार्ड वालों के पैसे फोन आते हैं क्या? क्योंकि वो चाहते कि आप पैसा लो, क्योंकि दैट इज क्रेडिट मनी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी भी हमारे पास, कौन सा? सर वो मेले में जाते तो ऐसा टोकन मिलता है ब्लू कलर का, पिंक कलर का, क्या? हाँ ऐसा नहीं बे, वो टोकन के किराने की दुकान में लेकर जाएगा, बोलेगा 1 किलो चावल तो गाली देगा तेरे को। प्लास्टिक मनी इज डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड्स। प्लास्टिक क्या ना, दोज आर दी डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड्स। आजकल तो वो भी आ गए, डेबिट कम क्रेडिट कार्ड, देखा तुमने? मतलब मैंने भी अभी देखा इंडसइंड बैंक का एक ही कार्ड होता है। आइडियली क्या होता है कि कोई भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड, ये ऐसा डेबिट है कार्ड है, इसमें चिप लगी है, इट इज़ अ डेबिट कार्ड। मैं स्वाइप करूंगा पैसा कट जाएगा, मैं उल्टा स्वाइप करूंगा एरर आ जाएगा, क्योंकि चिप यहाँ पर है, उसकी चिप रिकॉग्नाइज होना चाहिए। वो कार्ड में दो ये है चिप्स है, एक इधर एक इधर। डेबिट कार्ड इधर से स्वाइप करो डेबिट कार्ड, इधर से स्वाइप करो क्रेडिट कार्ड। मस्ती सही में। अब डेबिट कार्ड चिपकाने के लिए कोई पूछता नहीं है, डेबिट कार्ड हर इंसान ले लेता है, तो उन्होंने बोला डेबिट कार्ड में क्रेडिट चिपका तो ऑटोमेटिकली उसके पास क्रेडिट कार्ड भी चला जाएगा। तुमको ज्यादा पैसा मिलेगा, तुम ज्यादा मस्ती करोगे। और बिलीव मी, अगर दुनिया में अगर तुमको कभी बर्बाद होना है तो क्रेडिट कार्ड ले लेना तुम्हारे पास। 2 साल रुक जाना, तुम कैसे बर्बाद होते देख लेना। और अगर किसी के पास में होगा कैंची से काट डालना उस कार्ड को। बर्बाद होने की राह क्यों देख रहे? क्योंकि जब पैसा ज्यादा होता है ना तब हम खर्चे ज्यादा करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज प्लास्टिक मनी। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इज अ प्लास्टिक मनी। इससे इवॉल्व होकर हम अब करंटली आ गए गूगल पे, फोन पे और इन टाइप ऑफ यूपीआई करेंसीज। दैट इज अ डिजिटल मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी। समझ में आया? पक्का? इसके अंदर का अभी स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि एक साथ ही करना पड़ेगा, तो इको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। यहाँ तक में कुछ क्वेरी है? श्योर? 5 मिनट का ब्रेक है, फिर ओसीएम स्टार्ट कर लेंगे।